नेक्स्ट बात करते हैं 27 जून 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं यार अबाउट दी फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए थे ना, जो अमेंडमेंट्स हुए मतलब जो यूनियन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, इसने पब्लिश किया अमेंडमेंट किसके ऊपर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर, जो कि हंगर जो है उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो लाया गया था, जो कि एक तरह से फूड सेफ्टी ऑफ फूड बोलते हैं, एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक फाउंडेशन बना। तो इसके बारे में हम बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NFSA एंड अमेंडमेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले तो NFSA की बात करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। टू 2013 में जो आया था, ऑब्जेक्टिव की बात करें क्यों लाया गया था यार, तो फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाने के लिए, राइट बेस्ड अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए, राइट बेस्ड अप्रोच को बढ़ावा देने के। बाकी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके कवरेज की बात करें सो 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है, एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है। इसकी बेनिफिशियरीज की बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से किसको किसको बेनिफिट होता है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशरीज हैं उसमें कौन कौन आता है यार, जो अंत्योदय अन्न योजना मतलब जो पुअरेस्ट लोग हैं एंड जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं वो इसके अंदर बेनिफिशरीज के अंदर आते हैं। ओके, जो पुअरेस्ट हैं वो एंड जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं वो। की प्रोविजंस की बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, की प्रोविजंस क्या क्या हैं यार, सो न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द वुमेन एंड चिल्ड्रेन, वुमेन एम्पावरमेंट करता है, लाइक जो फीमेल हेड ऑफ हाउस होल्ड है उनको यहाँ पे उनके नाम पे रजिस्टर होता है, जो राशन कार्ड होता है तो उनको एम्पावर करता है। आल्सो ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म।
नेक्स्ट जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर की चेंजेस क्या क्या हुए भाई, इसके बारे में बात करें तो जो अंत्योदय अन्न योजना को यहाँ पे 7 kg पर पर्सन पर मंथ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना के अंदर 7 kg पर पर्सन पर मंथ मिलेगा। लेकिन पहले कैसे था भाई, पहले सिर्फ और सिर्फ पर अंत्योदय अन्न योजना तो 35 किलो मिलता था, बट यहाँ पे जो कैप है वो 35 kg। अगर 8 लोग हैं तो भी यहाँ पे 35 ही मिलेगा। पहले 3 लोग होते थे फिर भी 35 मिलता था। तो एक तरह से क्या करेगा, रिसोर्स को बचाएगा। और ये क्या होता है, जो एलोकेशन होते हैं ना अंत्योदय अन्न को, तो जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो पूरेस्ट को दिया जाता है वो फ्री ऑफ चार्ज दिया जाता है, कोई पैसा नहीं दिया जाता। 35 जो किलो देंगे, है ना। चेंज का कारण क्या था, जो पर कैपिटा इक्विटी है उसको रिमूव किया गया। रीजंस फॉर चेंज की बात करें, रिमूव किया गया पर कैपिटा इनइक्विटी एंड रेशनलाइज किया गया जो फूड ग्रेन एलोकेशन है उसको रेशनलाइज फूड ग्रेन एलोकेशन। एंड ये जो है ये अलाइन किया गया विद द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अलाइन विथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। बाकी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया यार, मतलब जो टोटल बेनिफिट थे वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ ना भाई। आप समझना, पहले बिना परिवार के मेंबर्स कितना देखे 35 किलो मिले था, अब देख के 5 3 है तो 7 3 21 ही मिलेगा। सो क्रिटिसिज्म क्या किया गया, रिडक्शन इन टोटल बेनिफिट्स। जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है, मतलब फैमिली साइज वेरिएशन देखने को जो मिला, बिकॉज नॉर्थ में ज़्यादा बड़े फैमिली हैं यार, तो वो उनको भी 35 ही मिलेगा। अगर 8 लोग हैं फिर भी, तो एक तरह से ये चीज़ के बारे में बताया गया, फैमिली साइज वेरिएशन। स्टेट लेवल अपोजिशन किया गया यहाँ पे ना। स्टेट लेवल में जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं जहाँ पे अपोज किया गया, लाइक केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पे आगे के जो एग्जिस्टिंग 35 kg पर अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड जो था वो ही ठीक है, बिकॉज उसमें तो भाई कितने मेंबर हो, 35 ही मिलेगा। तो इट मे लीड टू क्या होगा, जो रिड्यूस फूड ग्रेन लोकेशन है स्टेट लाइक केरला को कम फूड ग्रेन जाएगा, ये बोला गया। तो इसीलिए स्टेट लेवल यहाँ पे पोजीशन देखने को मिला यार। लाइक केरला डिलेड सेंसस डाटा इशू जो है यहाँ पे, जो सेंसस डाटा इशू है इसके अंदर जो अंत्योदय अन्न जो बेनिफिशरीज हैं, नंबर्स हैव नॉट बीन रिवाइज्ड। जो अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो सेंसस डिले हुआ है उसके वजह से रिवाइज नहीं किया गया, ये क्रिटिसिज्म रहा। बाकी जो डिमांड है यहाँ पे 14 kg पर पर्सन मिलना चाहिए, ये बोला गया 7 kg के मुकाबले 14 kg पर पर्सन इंस्टेड ये डिमांड रखा गया। बाकी जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट्स हैं उसका ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज है उसकी बात करें, बिकॉज जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये जो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, 39B दैट इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड आर्टिकल 47 जहाँ पे एम्पावरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में बोला गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। सो ये सब चीज़ें को यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो यहाँ पे फुलफ़िल कर रहा है, उन चीज़ों को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल
लिंकेज की बात करें तो आर्टिकल 21, 39B एंड 47, ठीक है, याद रखना। 21 तो राइट टू लाइफ के बारे में बात करें। 39B जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एंड 47 जो है वो इम्प्रूवमेंट की बात करता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन लेवल। इसके बाद जो सोशल जस्टिस है उसको ये प्रमोट करता है यार, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड हेल्थ को प्रमोट करता है। लीगल एंटाइटलमेंट अप्रोच की बात करते हैं यहाँ पे। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग क्राइसिस, या जब खाना के लिए खाना ना हो तो उस समय सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बाकी चैलेंजेस क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, यहाँ पे हम बात करें तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो जो इनएक्यूरेट बेनिफिशियरी जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं वो एक चैलेंज है यार। जो बेनिफिशियरी जो हैं अंत्योदय नहीं है उनको भी यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जा रहा है। इनएक्यूरेट बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यहाँ पे लीकेज एंड करप्शन देखने को मिलता है ना। चीज़ों का लाइक यहाँ से राइस को लेके कहीं और बेच दिया जा रहा है। जो सीरियल्स है उस पर ध्यान दिया जा रहा है भाई, फुल न्यूट्रिशन पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है, बिकॉज सीरियल्स जो है उसमें पूरे के पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती यार। तो हमको फुल न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ चावल बेच के। अभी तो आपको सब पता है चावल को गरीब ही खाता है यार, अमीर आदमी तो जूस, फल, फ्रूट्स एंड हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट फूड खाता है। ऑल्सो जो फिजिकल बर्डन है धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का वो एक चैलेंज है। स्टोरेज एंड सप्लाई चेन की कमी है, सो इनएडुकेट स्टोरेज एंड सप्लाई चेन। स्टेट वाइज इम्प्लीमेंटेशन गैप है, कहीं अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहीं पर अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सब चैलेंजेस हैं जिनको हमको ठीक करने की ज़रूरत है। तो करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। जो बेनिफिशियरी डाटाबेस उसको यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत है यार। टेक्नोलॉजी बेस्ड पीडीएस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे करना होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड ना। हमको फूड से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा यार। फूड शिफ्ट फ्रॉम फूड टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। जो फूड बास्केट है वो डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। डाइवर्सिफाई फूड बास्केट लाइक पल्सेस और मिलेट्स जो हैं ये सब को इंक्लूड करना होगा यार। स्टोरेज को और लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना होगा। स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक एक स्ट्रॉन्ग सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देना होगा, जिससे जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे हैं वो प्रॉब्लम ठीक हो। सो स्ट्रॉन्गर सेंटर स्टेट
कोऑर्डिनेशन। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड अमेंडमेंट्स की जो हुए यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यार जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मतलब जो रिपोर्ट है यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट ऑफ द नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, नॉट नेशनल क्राइम एंड एनसीबी जो है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उसका डाटा आया था यार यहाँ पे, जिसने बोला कि अफगानिस्तान जो पहले लार्जेस्ट अफीम प्रोड्यूसर था अब म्यांमार ने उसको रिप्लेस कर दिया। सो म्यांमार रिप्लेस अफगानिस्तान एज दी लार्जेस्ट अफीम प्रोड्यूसर, जिसका इम्प्लीकेशन भारत पे क्या पड़ेगा ये सब चीज़ें हमको समझनी है यार। म्यांमार ग्लोबल अफीम हब अकॉर्डिंग टू नेशनल नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो रिपोर्ट 2026। इसके अंदर सबसे पहले तो जो ड्राइवर्स हैं कि म्यांमार कैसे एक तरह से जो अफीम हब है वो कैसे एक तरह से डेवलप होकर निकला यार, ये म्यांमार अफगानिस्तान को कैसे पीछे छोड़ दिया इसने। ड्राइवर्स ऑफ म्यांमार एमरजेंस की बात करें तो पहले तो जो तालिबान जो अफीम, तालिबान जब से आया है अफगानिस्तान में वहाँ पे अफीम बैन कर दिया तालिबान ने यार। तालिबान्स अफीम बैन इन 2022। नेक्स्ट जो कल्टीवेशन का जो एक्सपांसन है यहाँ पे म्यांमार में वो हमको देखने को मिला यार, धीरे धीरे अराउंड 45 हेक्टेयर्स तक ये फैल चुका है। 45,000 हेक्टेयर्स तक। बाकी जो मिलिट्री ग्रुप 2021 में जो आया म्यांमार में उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन और भी बढ़ा यार। एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइक शाह स्टेट की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा खेती होती है। एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक शान स्टेट की बात करें। ऑल्सो जो गोल्डन ट्राइंगल है वो फिर से रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है ना, गोल्डन ट्राइंगल रिसर्जेंस। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं तो हमसे पूछा जाता है, तो भाई याद रखना भाई गोल्डन ट्रायंगल के अंदर म्यांमार, दैट इज बर्मा, लाओस एंड थाईलैंड हमको देखने को मिलता है। इसके बाद जो प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग प्रोफाइल की बात करें प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग प्रोफाइल की बात करें सो इसके अंदर जो मेजर इलिसिट रीजन्स हैं वो आते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो आते हैं। मेजर इलिसिट रीजन्स के अंदर जो गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें हमने बात की यार, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड की, वो है यहाँ पे जो कि ये ट्रैफिकिंग करते हैं ओपियम का। एंड गोल्डन ट्रायंगल तो है ही, बाकी एक गोल्डन क्रिसेंट है जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान निर्णय आता है, यहाँ से भी ओपियम की ट्रैफिकिंग होती है गोल्डन क्रिसेंट से।
जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान आता है। सिंथेटिक ड्रग्स लाइक यबा, जो कि मैथ मैथ मेथएम्फेटामिन एंड कैफीन होता है। यबा, मैथएम्फेटामिन एंड कैफीन। बाकी AST भी यहाँ पे होता है, मतलब ATS जो है, दैट इज एम्फेटामिन टाइप सब स्टिमुलेंट्स। एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंट्स, ये सब सिंथेटिक ड्रग हैं यार, जो कि बनाए जाते हैं। बाकी जो इंडिया का पोजीशन है यहाँ पे, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो जो लीगल मेडिसिनल प्रोड्यूसर है ना, ओफियम को मेडिसिन के तौर पे वो MP, राजस्थान और UP ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। लीगल मेडिसिनल प्रोड्यूसर में MP, राजस्थान एंड UP। मेजर ट्रांजिट्स की बात करें एंड जो डेस्टिनेशन कंट्री है वो इंडिया है यहाँ पे, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स देखने को मिलते हैं यार। बिकॉज लोग एडिक्ट हो जाएंगे, और एडिक्ट हो जाएंगे तो नशा करेंगे, नशा करेंगे तो फिर क्राइम्स बढ़ जाएंगे। सो ये इंडिया का पोजीशन है। बाकी जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी है उससे क्या होता है यार, यहाँ पे इसका इम्प्लीकेशन अगर हम बात करें, इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया सिक्योरिटी, इसमें ट्रैफिकिंग रूट है वो कौन कौन है। जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वहाँ पे मणिपुर एंड मिजोरम यार, वेस्टर्न में जो ड्रोन बेस्ड भेजा जाता है या फिर पंजाब से, एंड मेरी टाइम में गुजरात एंड महाराष्ट्र से भेजा जाता है। ईस्टर्न कॉरिडोर जहाँ से इंडिया में आता है दैट इज मणिपुर एंड मिजोरम। वेस्टर्न रूट में ड्रोन बेस्ड एंड पंजाब। मैरीटाइम रूट की बात करें तो गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये ट्रैफिकिंग रूट्स की बात की। बाकी बॉर्डर में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसमें पोरस एंड जो अनफेंस्ड बॉर्डर्स है वहाँ से ट्रैफिकिंग हो जाती है यार। है ना। फ्री मूवमेंट रिजीम जो है, लाइक नेपाल से हो गया, तो कहीं कहीं फ्री मूवमेंट जो रिजीम है उसका यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है यार। क्रॉस बॉर्डर एथनिक लिंकेज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। बाकी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो भी बढ़ते हैं यार इससे। जो ओफियम है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लाइक टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग एडिक्शन हो जाएगा। तो बाजू में हमारा दुनिया का सबसे ज़्यादा ओफियम प्रोड्यूसर रह गया तो बहुत दिक्कत हो सकता है। टेरर फाइनेंसिंग देखने को मिल सकता है यार, मनी लॉन्ड्रिंग इन सब के थ्रू होता है।
ड्रग एडिक्शन से हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार हो सकते हैं, क्राइम्स बढ़ सकता है। तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जिसने ये डाटा पब्लिश किया, इसके बारे में बात करें, जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी की बात करें, is established in 17 March 1986, established on 17th of March 1986, जो कंप्लायंस है विथ इंटरनेशनल कन्वेंशंस के कंप्लायंस करने के लिए इसको बनाया गया था, और बनाया गया है स्पेसिफिक जो एक्सपांशंस हैं इसके अंदर हम बात करें, कुछ रीजनल्स ऑफिसर हैं यार, पहले कम थे, इसको बढ़ाया गया, 3 थे पहले, 7 कर दिया रीजनल ऑफिसर्स को। जोनल ऑफिसर्स जो थे, और जोनल ऑफिसर्स की बात करें तो ये रीजनल ऑफिसर्स जो थे पहले 3 से 7 हो गए, फिर जोनल ऑफिसर्स की बात करें पहले 13 थे, वो 30 हो गए, बढ़ाया गया। स्टाफ स्ट्रेंथ को यहाँ पे कितना है यार, तो डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए कि ऐसा एक्सपेंड हुआ है। जो नार के 9 यूनिट्स हैं, इसमें 10 जोनल ऑफिसर्स यहाँ पे हमको, मतलब 10 जोनल ऑफिसर्स बनाए गए। तो ये हमने बात की अबाउट नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की, हमने बात की अबाउट जो म्यांमार का जो ग्लोबल ऑफियम हब बना, उससे क्या इंप्लीकेशंस इंडिया के होंगे। तो हमको चीज़ों को, रेगुलेशन को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा यार, मॉनिटरिंग को तेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यार, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने यहाँ पे नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ये डायरेक्ट किया कि ऑल जो रजिस्टर्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल्स हैं, जिन जो रजिस्टर्ड हैं इसके अंदर है ना, वो पब्लिश करेंगे पोस्ट ट्रांसप्लांट जो सर्वाइवल डाटा है उसको अपने वेबसाइट की होम पेज पे। ये गाइड किया, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, ये न्यूज़ में था ना, सर्वाइवल डाटा गाइडलाइंस डाले गए। तो इसके बारे में बात करें, सो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का जो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्वाइवल डाटा के जो आदेश आए कि इसमें आपको बताने पड़ेंगे आपके वेबसाइट में, जो कि इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे, तो ये न्यूज़ में था यार। तो इसके बारे में चीज़ें बात कर लें अगर, सो कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये जारी किया यार। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डायरेक्टिव आया था, इसको पब्लिश किसने किया, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका गोल क्या था, ये जो डायरेक्टिव आया था कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाए, कितना सर्वाइवल बच रहे हैं ट्रांसप्लांट करने के बाद, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए पब्लिश किया यार। इसके बाद जो इन्फॉर्म्ड पेशेंट चॉइस है उसके ऊपर बात की गई, आउटकम मॉनिटर किया जाएगा, आउटकम मॉनिटरिंग। जो गाइडलाइंस है उसकी फीचर्स की बात करें कि
फीचर्स ऑफ गाइडलाइंस की बात करें तो यहाँ पे मैंडेटरी डिस्क्लोजर किया जाए कितने लोग बच रहे हैं अपने वेबसाइट्स पे, ये बोला गया। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑन हॉस्पिटल वेबसाइट। आउटकम मॉनिटरिंग किया जाएगा यार, है ना, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, इस प्रकार से। आउटकम मॉनिटरिंग की बात करें तो 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में मॉनिटर करना होगा। बाकी जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है इसके ऊपर जो गाइडलाइंस आई थी, इसके अंदर किस किस चीज़ों को कवर किया जाएगा? किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट, ये इसके अंदर कवर होंगे यार। बाकी जो नेशनल रिपोर्टिंग है वो किसके द्वारा होगा, मतलब किसको होगा? जो ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके रजिस्ट्री में यहाँ पे रिपोर्टिंग होगा। नेशनल रिपोर्टिंग टू NA सिग्निफिकेंस क्या है यार ये गाइडलाइन जो है इसका? तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन हेल्थ केयर, एविडेंस बेस्ड पेशेंट चॉइस की बात करते हैं। एविडेंस बेस्ड पेशेंट चॉइस होगा यार, जहाँ पे ज़्यादा बच रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा कराएंगे। बाकी जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा, ऑफ क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग देखने को मिलेगा यार। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग देखने को मिलेगा। जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है वो भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। सो स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। अब हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर काम करता है? नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डिविजन्स की बात करें सो इसके अंदर एक ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड एक स्टोरेज नेटवर्क होगा। एक नेशनल बायोमेटेरियल सेंटर होगा जहाँ पे टिश्यू रखा जाएगा टिश्यू बैंक के तौर पे, ठीक है। एक ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क होगा, रिमूव करेगा और इसको स्टोर करेगा। उसके बाद एक नेशनल बायोमटेरियल सेंटर होगा जिसको टिश्यू बैंक बोल रहे हैं, यहाँ पे टिश्यू को ले सकते हैं तो ये टिश्यू बैंक है। बाकी जो ये नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, इसके फंक्शंस की बात करें सो ये पॉलिसी गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल बनाएगा, लेइंग पॉलिसी गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल,
मेंटेन करेगा नेशनल ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री को, मेंटेनिंग नेशनल ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री, अवेयरनेस एंड प्रमोशन ऑफ एक्टिविटीज़ करेगा ये, अवेयरनेस एंड प्रमोशन ऑफ एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा यार, डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो जो रीजनल एंड स्टेट एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर करता है, ये जो है ना नोटो है वो। नेक्स्ट यार बात करते हैं अबाउट जी जो नेशनल बायोसिटी अथॉरिटी है, नेशनल बायोसिटी अथॉरिटी ने यहाँ पे रिलीज़ किया जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा, है ना, जो थ्रेटेड स्पीसीज़ हैं उसको। इसके बारे में बात करें, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर threatened species, सबसे पहले तो हम बात करें अबाउट की फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के की फीचर्स क्या क्या हैं। साइंटिफिक असेसमेंट करेगा, स्टेप वाइज फ्रेमवर्क बनाएगा यार, एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाएंगे, एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाया जाएगा, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पे ध्यान दिया जाएगा। ये सब फीचर हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के। स्पीसीज रिकवरी प्लान्स बनाए जाएंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो स्पीसीज एक्सटिंक्शन को ये प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा यार, प्रिवेंशन ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, जो कंजर्वेशन प्लानिंग है उसको स्ट्रेंथन करेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा, पॉलिसी सपोर्ट में हेल्प करेगा यार, बेनिफिट शेयरिंग करेगा, ओके। बाकी यहाँ पे जो है थ्रेटेंड स्पीसीज़ को नोटिफाई करेगा, या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि कहाँ पे मेंशन्ड है, सेक्शन नंबर 38 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर। तो अगर हम सेक्शन 38 की बात करें, सेक्शन 38 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, तो इसके अंदर क्या पावर दिया गया है, एसओपी को क्यों नोटिफाई कर सके थ्रेटेंड स्पीसीज़ को, पावर टू नोटिफाई threatened
स्पीसीज रेगुलेशन कर सकता है, जो स्पीसीज कलेक्शन है उस चीज़ को, उस प्रोसीजर को। सो रेगुलेशन ऑफ स्पीसीज कलेक्शन, ये उसके पास पावर है यार। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के पास रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन के ऊपर चीज़ें, जो सेक्शन 38 है, ये गवर्नमेंट को एनेबल करता है कि वो रेगुलेट कर सके, प्रोहिबिट कर सके कलेक्शन ऑफ सच स्पीसीज जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, ठीक है। इट गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंशन्ड स्पीसीज है उनको रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन पे ध्यान दे सके, नियम बना सके। रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन। बाकी डेलीगेशन ऑफ पावर जो है स्टेट्स को देता है ये पावर कि ये सब वो कर सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू स्टेट्स। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की। तो जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज इट इज़ मेड बाय अ लॉ। ठीक है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, इसके अंदर बनाया गया था। नोडल मिनिस्ट्री जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। पॉलिसी एडवाइजरी रोल है यार, जब पॉलिसी बनाते हैं तो उसके अंदर एक एडवाइजरी रोल ये प्ले करता है। पॉलिसी एडवाइजरी रोल, ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करता है। कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन एंड एक नेशनल एंड लोकल कोऑर्डिनेशन करके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। तो नेशनल एंड लोकल कोऑर्डिनेशन करता है। बाकी जो यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजिक एंड एक्शन प्लान है उसके बारे में बात करें तो ये जो स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान जो है 2024 टू 30 के अंदर जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ ये अलाइन है, जहाँ पे 23 नेशनल टारगेट्स यहाँ पे सेट किए गए थे टू एड्रेस बायोडाइवर्सिटी लॉस, है ना, जो एक तरह से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाता है। तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं यार, इस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2024 से 30 तक इसके जो की टारगेट्स हैं की बात करें तो ये 30x30 प्रोटेक्शन की बात करता है यार। 30x30 प्रोटेक्शन, है ना। 30x30 प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? 30% तक जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उसको यहाँ पे लैंड एंड सी में बढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात की गई यार। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात की गई। सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाएगा यहाँ पे, मतलब जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, फिशरीज़ हैं, फॉरेस्ट्री हैं, ये सबको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा।
इसके बाद जो है पॉल्यूशन एंड रिस्क रिडक्शन की बात की गई, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा एंड जो रिस्क है सबको रिड्यूस किया जाएगा। कौन से रिस्क यार, यहाँ पे जो पॉल्यूशन रिस्क है और जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है सबको यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। मेन स्ट्रीमिंग एंड फाइनेंस के लिए यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान जो है इसमें मेन स्ट्रीमिंग एंड फाइनेंस की बात करें सो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डेवलपमेंटल प्लानिंग में टारगेट किया जाएगा, मतलब टारगेट मतलब 14 को जो है वो होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच बनाने की बात की गई है ना। बायोडाइवर्सिटी को डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। रिसोर्सेज जो हैं पैसे देने पड़ेंगे तब तो जाके यार रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट जो है मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो पाएगा, ऐसे नहीं कि बस बैठे बैठे बोल देंगे हो जाएगा। तो ये सब मेन स्ट्रीमिंग एंड फाइनेंस की ज़रूरत है इन चीज़ों को। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजिक एंड एक्शन प्लान जो है 2024-30 तक इसके अंदर बात की है ना। एक तरह से होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच जो है वो कंजर्वेशन की जरूरी है, ऐसा बोला गया इसके अंदर यार। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हमने बात की अबाउट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि थ्रेटेंड स्पीसीज़ के लिए जो कि 38 सेक्शन 38 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर मेंशन है उसके अंदर हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स रिलेटेड उसकी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑपरेशन एमिस्टैंड की। जो ऑपरेशन एमिस्टैंड है इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन एमिस्टैंड, एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम है यार, जो कि जो वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया था ना उसके सपोर्ट करने के लिए वहाँ के लोगों को। एमिस्टैंड का मतलब होता है फ्रेंडशिप स्पेनिश में। तो इसके बारे में बात करें, ऑपरेशन एमिस्टैंड एमिस्टेड जो ऑपरेशन एमिस्टेड है इसका पर्पस क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करना यार, ओके। पर्पस इज प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट टू वेनेजुएला। मीनिंग क्या होता है एमिस्टेड का यहाँ पे, फ्रेंडशिप। स्पेन चलता है बिकॉज वेनेजुएला जो था एक स्पेनिश कॉलोनी था, इसीलिए वहाँ स्पेन चलता है, स्पेनिश वहाँ चलती है, तो इसमें इसका मतलब होता है स्पेनिश में एमिस्टेड। बाकी इसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं एमिस्टेड की उसकी बात करें तो जो रेस्क्यू टीम है यहाँ पे वो C-17 जो ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है, C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट दो इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट जो है वो डिप्लॉय किए गए, ये रिलीफ मटेरियल यहाँ पे लिए जाएंगे एंड 41 मेंबर का एक रेस्क्यू टीम बनाया गया। इसमें जो चीफ कंसाइनमेंट है 30 टन्स ऑफ सप्लाई दिया जाएगा। जो रिलीफ कंसाइनमेंट है 30 टन्स ऑफ सप्लाईज दिया जाएगा एंड जो भीष्म क्यूब हॉस्पिटल्स हैं ना, मतलब जो भीष्म क्यूब हॉस्पिटल्स हैं मतलब जो भारत हेल्थ पोर्टेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, ये भीष्म क्यूब जो होते हैं ना ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स होते हैं। एंड भीष्म का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज़ भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये इंडिजिनसली डेवलप यहाँ पे
पोर्टेबल हॉस्पिटल सिस्टम है जहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स, डिज़ास्टर के समय, कन्फ्लिक्ट इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के समय इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 यहाँ पे भेजे गए। सो मॉड्यूलर मेडिकल सिस्टम यहाँ पे भेजे गए। ओके, हमने बात की ऑपरेशन एमिस्टेट की। इसके बाद हम बात करते हैं यार अबाउट जो विज़न डॉक्यूमेंट था ऑन ड्रग कंट्रोल। विज़न डॉक्यूमेंट एंड ड्रग कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिलीज़ किया विज़न डॉक्यूमेंट एंड ड्रग कंट्रोल एंड अनाउंस किया जो अमेंडमेंट था एनडीपीएस एक्ट के अंदर। जो एनडीपीएस एक्ट है उसके अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट की बात की। जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है उसके अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट की बात की, जिससे जो एंटी ड्रग एनफोर्समेंट है वो स्ट्रेंथन होगा। एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच अपनाया गया टू द एडिक्शन। विजन डॉक्यूमेंट ऑन द कंट्रोल 2026 से 2029 तक ये हमको देखने को मिलेगा। सो जो विजन डॉक्यूमेंट एंड ड्रग कंट्रोल है इसका स्ट्रेटजी जो अपनाया गया यहाँ पे, तो डिटेक्ट करेंगे, डिसरप्ट करेंगे एंड डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है भाई, क्या को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्या को डिटेक्ट करेंगे? ट्रैफिकिंग सिस्टम है, जो ट्रैफिकिंग नेटवर्क है उसको, इलिसिट फाइनेंस को यहाँ डिटेक्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, ड्रग एब्यूज़ हो रहा है, उस सब चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे एंड डिस्ट्रॉय करेंगे, ये बोला गया। इसके अंदर जो 4 पिलर्स हैं उसके बारे में बात करें, 4 पिलर्स के बारे में बात करें तो एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस, प्रिकर्सर ड्रग कंट्रोल की बात की गई यार, प्रिकर्सर ड्रग कंट्रोल की बात की गई। जो डिमांड है उसको कम करेंगे, डिमांड रिडक्शन जो है वो एक पिलर है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे यहाँ पे ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, सिट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। बाकी जो नेशनल एनडीपीएस एक्ट है 1985 का, दैट इज़ नेशनल नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की बात करें, एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985 जो है, इसके बारे में बात करें तो जो नोडल बॉडी जो है इसको देखते हैं, दैट इज़ नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नोडल बॉडी जो बनाया गया है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर वो है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। प्रोविजंस की बात करें तो एसेट फोर्टिफिकेशन किया जाएगा, क्वांटिटी बेस्ड पनिशमेंट देखने को मिलेगा, एसेट को सेना जब्त कर ले जाएगा, पनिशमेंट जो है कितना क्वांटिटी में आप ड्रग ट्रैफिक कर रहे हो उसके ऊपर यहाँ पे मिलेगा यार। एसेट फॉरफिचर एंड क्वांटिटी बेस्ड पनिशमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट दी कॉपर क्रोमियम हाइड्रोजन फैसिलिटी की। जो कॉपर क्रोमियम हाइड्रोजन फैसिलिटी है एक थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इनॉग्रेट किया दुनिया का पहला कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी यार, जो कि एक तरह से फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के थ्रू काम करेगा, उससे हीट लेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं।
कॉपर क्लोरीन CuCl हाइड्रोजन फैसिलिटी की बात करते हैं। ये इनॉग्रेट किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यार। इनॉग्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डेवलप किसने किया? इट इज डेवलप बाय BARC एंड IGCAR। BARC मतलब जो भाभा जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है एंड जो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च दोनों के द्वारा डेवलप किया गया है। जो टेक्नोलॉजी फीचर्स है उसकी बात करें, टेक्नोलॉजी फीचर्स की बात करें तो एक न्यूक्लियर प्रोसेस हीट का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। न्यूक्लियर प्रोसेस हीट का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एंड लो टेम्परेचर थर्मोकेमिकल साइकिल यहाँ पे चलाए जाएंगे। लो टेम्परेचर थर्मो केमिकल साइकिल। बाकी जो कार्बन फ्री हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, कार्बन फ्री हाइड्रोजन प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। कार्बन फ्री हाइड्रोजन प्रोडक्शन यार, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो कॉपर क्लोरीन हाइड्रोजन फैसिलिटी है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्ट किया जाएगा लेकिन बिना कार्बन के, ठीक है, इसीलिए क्या बोला इसको, कार्बन फ्री हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाएगा यार, है ना। आत्मनिर्भर भारत की जो विज़न है उसको और भी स्ट्रेंथन करेगा, एनर्जी सिक्योरिटी लाएगा। आत्मनिर्भर भारत जो है इसको बढ़ाएगा एंड एक 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, है ना, इसको भी बढ़ावा दिया है इसने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट फ्यूगो वोल्केनो इरप्शन जो हुआ था। फ्यूगो वोल्केनो इरप्शन कहाँ पे हुआ है भाई? जो ग्वांटामाला जो है ना, जो किला के लिए फेमस है, वहाँ पे वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है फ्यूगो, वो एक तरह से इरप्ट हुआ जून में, जिसके वजह से जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे फंस गए। प्रकार से जो आग निकला, स्मोक एंड वोल्केनिक रॉक जो थे वो इजेक्ट किए गए, क्रेटर्स के निकले भाई। तो इसके वजह से न्यूज़ में था। इसकी बात करें, फ्यूगो वोल्केनो इरप्शन। तो लोकेशन कहाँ पे है ये फ्यूगो वोल्केनो यार? ग्वांटामाला के अंदर। लोकेशन की बात करें, ग्वांटामाला में है ये। बाकी एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, कंपोजिट मतलब इस प्रकार का एक वोल्केनो है। टाइप की बात करें तो ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, दैट इट इज़ अ कंपोजिट वोल्केनो। टेक्टोनिक सेटिंग की बात करें, जो कोकोस
प्लेट है वो सबडक्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे वोल्केनो बनाया। जब भी कोई प्लेट नीचे डूबता है तो वो लावा में कन्वर्ट के ऊपर वोल्केनोज बनाता है सबडक्शन जोन पे। सो मेजर जो हैज़ार्ड्स हैं वो कौन से हैं यहाँ पे? एशफॉल एंड लावा फ्लो देखने को मिलेगा यहाँ पे, राख सब तरफ फैल जाएगा, राश, एशफॉल एंड लावा फ्लोज, पायरोक्लास्टिक फ्लो देखने को मिलेगा यार, एंड मड फ्लो जिसको हम लाहरास बोल रहे हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिला। बाकी जो मॉनिटरिंग की जाती है, किसके द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है भाई इसको? जो वहाँ का नेशनल इंस्टीट्यूट है ऑफ सिस्मोलॉजी, वोल्केनोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी है ना, उसके द्वारा इसको मॉनिटर किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट जो हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में यहाँ पे हुआ, जिसमें टोटल यहाँ पे 1603 यूनिकॉर्न जो है वर्ल्ड वाइड हैं बोला, जिसमें इंडिया जो है चौथा पोजीशन में चला गया है यार। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करें हुरन, ओके, ये हमने बात की हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की, लैंडस्केप, टोटल यूनिकॉर्न कितने हैं यहाँ पे, एआई ग्रोथ कितने देखने को मिला, टॉप वैल्यू जो एंथ्रोपिक एआई को जो टॉप वैल्यू दिया गया, कंट्री रैंकिंग में हमने बात की अबाउट दी, यूनाइटेड स्टेट टॉप है, फिर चाइना, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर इंडिया। इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो बेंगलुरु एक हब के तौर पर बना है। फिर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका न्यूज़ में थे, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो चमराजनगर एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है, नीलगिरी बायोस्फीयर हॉटस्पॉट भी इधर ही है। बाकी जो वाटर बॉडीज़ हैं, मोयार रिवर एंड कामबिनी रिवर, ये किस नदी से बहता है, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये आपके बांदीपुर टाइगर रिजर्व से बहता है। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे टाइगर एलिफेंट का पॉपुलेशन अच्छा खासा है, एक मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडस फॉरेस्ट है यार नागरहोल में। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 27 जून 2026।